तो यहां पर भी 33% चांस है बायर का कि वो प्रॉफिट करेगा और 66% चांस है कि वो लॉस करेगा। किसी भी मार्केट में बायर और राइटर, दुनिया का कोई सा भी बाजार हो, कुछ भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें बायर और सेलर ही सब कुछ है, बेचने वाला और खरीदने वाला, दो ही लोग तो हैं हर एक चीज में। अब जब एक बायर खरीदता है और एक सेलर बेचता है तो ट्रेड इनकम्प्लीट ट्रेड है। मार्केट की तीन ही कंडीशन है, या तो बाजार बुलिश हो जाएगा, या तो कंसोलिडेट हो जाएगा, या तो बेरिश हो जाएगा। ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बेसिकली बायर और राइटर से ही मिलकर के बनता है। क्या वॉल्यूम की वजह से बना हुआ रेजिस्टेंस दिन भर एक ही जगह पे रह जाएगा? सवाल ये उठता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आप एक ऐसी सीरीज में हैं जिसमें हम सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन को समझ रहे हैं। सो आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। ऑप्शन चेन को देखकर जो बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है वो आपको समझ आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेडिंग और ज्यादा बेहतर कैसे हो सकती है ये आपको समझ आने वाला है। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है विद वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे गोसल ट्रेड शो पर। हम लोग बात कर रहे थे हम लोग कि किस तरीके से बायर्स एंड राइटर्स आपस में डील करते हैं। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना है कि बेसिकली ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है जी, तो हमको बायर्स एंड राइटर्स का नेचर समझना, प्रकृति समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारा खेल शुरू होता है बायर एंड राइटर्स से ही। बेसिकली एक जो बायर होता है वो अपनी पोजीशंस को खरीदता है एक वेरी 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 अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, ठीक है। और जो एक राइटर होता है वो एकदम पूरे वीक के लिए, पूरी वीक की एक्सपायरी तो पूरे वीक के लिए अपनी पोजीशंस को सोच के चलता है कि जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाएगी। तो दोनों का मेल एक दूसरे से तो नहीं है। एक की पोजीशन एकदम छोटे टर्म के लिए, दूसरे की पोजीशन एकदम बड़े टर्म के लिए, तो मेल तो कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन ये दोनों बाजार में पूरी तरीके से बाजार में चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी मार्केट में बायर और राइटर, दुनिया का कोई सा भी बाजार हो, कुछ भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें बायर और सेलर ही सब कुछ है, बेचने वाला और खरीदने वाला, दो ही लोग तो हैं हर एक चीज में। तो बेसिकली यहां पर बायर और राइटर का कॉम्बिनेशन बाजार को डायरेक्शन देता है, बाजार की डायरेक्शन चेंज करता है, बाजार को कंटिन्यू करता है, बाजार को रिवर्स करता है। हर एक काम के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक बायर बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर हमको ऑप्शन चेन हमारा दिखाई दे रहा है, बीच में हमको स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमको कॉल्स की एलटीपी दिखाई दे रही है। तो अब ये 95.2 को हम एक को पकड़ लेते हैं सिंपल। ये 95.2 है, इसकी एलटीपी 95.1 हुई, 94.25 हुई। तो जब ये एलटीपी चेंज हो रही है तो ये एलटीपी कोई ऐसा रैंडम रेट नहीं है। एक बायर ने बिड डाला, एक राइटर ने ऑफर डाला कि भाई इस प्राइस पे खरीदो। बायर ने बिड डाला, दोनों की बिड पास हुई। जिस प्राइस पर ट्रेड हुआ वही प्राइस हमको यहां दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये ट्रेडेड प्राइस है, कोई वर्चुअल प्राइस नहीं है। वर्चुअल प्राइस कौन सी होती है? वर्चुअल प्राइस होती है निफ्टी की स्पॉट प्राइस, वो ट्रेडेड प्राइस नहीं है। निफ्टी स्पॉट जो ये वैल्यू है 582.45, ये वर्चुअल प्राइस है। वर्चुअल प्राइस इन द सेंस कि सबके वेटेज से जो प्राइस निकल के डेरिवेट होकर आ रही है वो प्राइस है। लेकिन ये ट्रेडेड प्राइस है, ये ट्रेड हुआ है इस प्लेस पर, इसलिए ये प्राइस जनरेट हुआ है। और यही प्राइस बहुत कुछ करती है, इसीलिए इसको एलटीपी बोलते हैं। अब जब एक बायर खरीदता है और एक सेलर बेचता है तो ट्रेड इनकम्प्लीट ट्रेड है। कोई भी ट्रेड कंप्लीट कब होता है? जब उसका दोनों साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब बायर का खरीदना और बायर का वापस से बेचना, तब जाके ट्रेड कंप्लीट होगा। दोनों के अपने रिस्क हैं, बायर और राइटर के। बायर का रिस्क क्या है? बायर कैसे बाजार को समझता है बेसिकली, इसके लिए यहां पर हम लोग एक इमेज देखते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ कॉल ऑप्शन, देयर इज अ पुट ऑप्शन। मार्केट की तीन ही कंडीशंस हैं, या तो बाजार बुलिश हो जाएगा, या तो कंसोलिडेट हो जाएगा, या तो बेरिश हो जाएगा। अगर एक कॉल साइड का बायर है, कॉल ऑप्शन का बायर है, तो अगर बाजार बुलिश हुआ तो कॉल ऑप्शन का बायर हमेशा क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा, उसको प्रॉफिट होगा हमेशा। लेकिन जो कॉल ऑप्शन का राइटर है उसको लॉस होगा, नुकसान होगा। ऐसे ही बाजार अगर कंसोलिडेट हो गया तो कॉल ऑप्शन का बायर लॉस में रहेगा, बाजार अगर बेरिश हो गया तो भी कॉल ऑप्शन का बायर लॉस में रहेगा। लेकिन जो पुट साइड का, जो कॉल साइड का जो राइटर है वो प्रॉफिटेबल होगा मार्केट के कंसोलिडेट होने पर। जो कॉल साइड का राइटर है वो मार्केट के बेरिश होने पर प्रॉफिटेबल होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में तीन कंडीशंस में राइटर दो जगह प्रॉफिट में है और बायर दो जगह लॉस में है, बायर सिर्फ एक जगह प्रॉफिट में है। यानी कि टोटल 33% चांसेस है कि बायर प्रॉफिट करेगा, 66% चांसेस है कि राइटर प्रॉफिट करेगा। ऐसे ही पुट साइड में देखें, मार्केट अपोजिट चला गया, बुलिश हो गया, तो पुट का जो बायर है वो लॉस में चला जाएगा, लेकिन राइटर प्रॉफिट में आ जाएगा। मार्केट कंसोलिडेट भी हो गया तो भी पुट का बायर क्या हो जाएगा? लॉस में चला जाएगा, लेकिन बायर प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर बेरिश हो गया तो बायर प्रॉफिटेबल हो जाएगा और राइटर लॉस में चला जाएगा। तो यहां पर भी 33% चांस है बायर का
कि वो प्रॉफिट करेगा और 66% चांस है कि वो लॉस करेगा। सो बेसिकली अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 कंडीशन है तो 6 में से सिर्फ 2 बार बायर प्रॉफिटेबल है, 2 बार प्रॉफिटेबल है, और जो सेलर है वो 6 में से 4 बार प्रॉफिटेबल, 4 बार प्रॉफिटेबल है। इसलिए 4 बार प्रॉफिटेबल है कि वो उसके पास टाइम है, उसकी टाइम वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन मेन गेम प्ले कर रहा है। बुलिश और बेरिश में तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, लेकिन मेन गेम कंसोलिडेशन प्ले कर रहा है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर राइटर ही प्रॉफिटेबल है, राइट। तो वो राइटर के फेवरेबल इस पूरे ट्रेड को कर दे रहा है। अब इस पूरे गेम में बायर को समझने वाली बात क्या है? अगर आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के बायर हैं या बायर बनना चाहते हैं तो समझने वाली सीधी सी बात यह है कि आपको एक मोमेंटम कैप्चर करना पड़ेगा, यानी कि बाजार आपके फेवरेबल डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आपके डायरेक्शन में मार्केट चलना चाहिए। right. रुके हुए बाजार में आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप खरीद के होल्ड करके अगले दिन के लिए ले जाकर उसको ट्रेड नहीं कर सकते, ये प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं। हो सकता है कि किसी एक ट्रेड में आपके लिए प्रॉफिटेबल हो गया, बट आप उसको लाइफ लॉन्ग स्ट्रेटेजी बना लें, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एज अ राइटर आप उसको बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो बाजार आपकी डायरेक्शन में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजार रुका हुआ है तो आप प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुल मिला के इंट्राडे में 9:15 से 3:30 के बीच में ये जो 6.25 घंटे का टाइम होता है, आपको वो मोमेंट कैप्चर करना है जिस मोमेंट से एक्चुअली में मार्केट रिवर्स होने वाला है, या एक्चुअली में जहां से मोमेंटम आने वाला है। रुकना नहीं है बाजार में। अगर रुके तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब ये मोमेंटम हम लोग पकड़ेंगे कैसे? ये मोमेंटम पकड़ने के लिए हमको वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के नेचर को समझना पड़ेगा। अब ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट आता कहां से? ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बेसिकली बायर और राइटर से ही मिलकर के बनता है। जब कोई भी एक ट्रेड क्रिएट होता है बाजार में, यानी कि जैसे बायर राइटर ने कोई पोजीशन ऑफर की, ठीक है, ऑफर करने से कोई ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा। ऑफर करने से सिर्फ और सिर्फ ये एक ऑफरिंग है। जैसे मैंने ऑफर कर दिया कि मुझे निफ्टी के 24,600 का पुट साइड का 100 लॉट्स बेचना है, तो मैंने ऑफर कर दिया। जब तक किसी ने खरीदा नहीं है तब तक ट्रेड हुआ नहीं है, और तब तक उसका बाजार पे कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा। मतलब मैंने 5 लाख क्वांटिटी का ऑफर कर दिया कि मैं बेचना चाहता हूं, उससे बाजार पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि जब उसमें बायर इन्वॉल्व होगा, तो ही मार्केट पर इंपैक्ट आएगा। यानी कि बाजार को कई लोग कहते हैं कि राइटर चलाता है या राइटर के हिसाब से चलता है। जब तक बायर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक राइटर कुछ नहीं कर सकता। राइट। बायर के लिए राइटर कह सकते हैं कि एक चारा डालता है, जरूर। कैसे डालता है वो आगे चल के समझेंगे हम लोग। बट द थिंग इज कि बायर को आके उसमें ट्रैप होना पड़ेगा, बायर को आके वहां पर खरीदारी करनी पड़ेगी, तो ही जाके बाजार बायर के मतलब बाजार कहीं मूव करेगा, बाजार में मूवमेंट आएगी। अब होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी है तो समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। अब सपोज करिए कि ये 24,800 की स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। इसमें जो है कि पुट साइड और कॉल साइड 2 साइड हैं, और दोनों साइड में अपनी अपनी ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है जी। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि यहां पर एक राइटर है और एक बायर है पुट साइड में, और एक कॉल साइड में भी राइटर है और एक बायर है, दोनों साइड में है। अब सपोज करिए कि ये कर क्या रहे हैं, इनका काम क्या है। पहले ट्रेड में हम एक मोटा मोटा लेते हैं कि पहली बार में क्या हुआ कि सपोज करिए कि राइटर ने ऑफर किया, मान लीजिए 5,000 लॉट्स, ठीक है। निफ्टी के राइटर ने 5,000 लॉट्स ऑफर कर दिए। राइटर ने 5,000 लॉट्स ऑफर किया। अब राइटर के 5,000 लॉट, और इस तरफ भी सेम चीज हम लोग लिख लेते हैं कि राइटर ऑफर्ड 5,000 लॉट्स, 5,000 लॉट्स दोनों तरफ सेम काम हुआ, अलग अलग काम नहीं हुआ, ताकि हम इसको समझ पाए, बहुत ध्यान से समझ पाए। और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक बायर और राइटर का नेचर नहीं समझेंगे, हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, लेकिन उसका कोर, उसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आ पाएगा। तो दोनों तरफ सेम चीजें हुई। हमने एक डेटा लिया कि 5,000 लॉट्स ऑफर किया, बायर ने भी ऑफर किया, बायर साइड यानी कि कॉल साइड भी ऑफर हुआ और पुट साइड भी ऑफर हुआ। कॉल साइड में बायर्स ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया, मतलब बायर डिड नॉट बाई एनी लॉट, है ना। बायर बॉट्स 0 लॉट्स, बायर ने कोई लॉट बाई नहीं किया, ठीक है। और पुट साइड में सपोज करिए बायर्स ने, इसको राइटर साइड से राइटर साइड में लेके आ जाते हैं, बायर ने बॉट किया 5,000 के 5,000 लॉट्स खरीद लिए, है ना। 5,000 लॉट्स खरीद लिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, एक साइड बायर ने एक्टिविटी की और दूसरे साइड बायर ने एक्टिविटी नहीं की, ठीक है। ऐसे केस में जो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट जनरेट होगा वो 0 जनरेट होगा,
ऑफर हुआ 5000 लॉट, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 0 जनरेट हुआ, और जो कॉल साइड में वॉल्यूम जनरेट होगी वो भी 0 जनरेट होगी। लेकिन पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट जनरेट होगा, 5000 लॉट ऑफर किया गया और 5000 के 5000 लॉट बायर्स ने खरीद लिया, इन्होंने बेचने का ऑफर किया, तो खरीद लिया तो तुरंत यहां पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा 5000 का, और तुरंत यहां पर वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगी 5000 की। अब क्या ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम हमेशा बराबर होते हैं? ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जब ट्रेड होता है, पहली बार, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, बायर ने खरीदा, सेलर ने बेचा, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने का वॉल्यूम जनरेट होगा वहां पर। 5000 लॉट्स ट्रेड हुए तो 5000 की वॉल्यूम जनरेट हुई, लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी, फिर समझते हैं इसको वापस से। अब सपोज करिए कि राइटर का अभी भी ऑफर कॉल साइड में चल रहा है 5000 लॉट्स का, और पुट साइड में जो है कि बायर्स ने अपने 5000 लॉट्स बेच दिए। ठीक है, ठीक है। बायर्स सोल्ड 5000 लॉट्स। अब किसको बेचे? टू अदर बायर्स, दूसरे कोई बायर होंगे मार्केट में जो उन्होंने उन लॉट्स को क्या कर लिया? खरीद लिया। अब यहां पर इस ट्रेड में आप देखेंगे तो राइटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बायर ने बेचा, जैसे सपोज करिए कि आपके पास 5000 लॉट पड़े हुए हैं, आपने बेच दिया, और उसको किसने खरीदा? मेरा मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, मैंने आकर के वो 5000 लॉट खरीद लिए, या मल्टीपल लोगों ने, हो सकता है 5000 के 5000 लोगों ने एक एक लॉट खरीद लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? हर दोनों ही केस में वॉल्यूम बराबर जनरेट होगी। मैंने 5000 लॉट खरीदा तो भी 5000 की वॉल्यूम जनरेट होगी, और 5000 अलग अलग लोगों ने 5000 लॉट खरीदे तो भी 5000 की भी वॉल्यूम जनरेट होगी। इस केस में राइटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओपन इंटरेस्ट 5000 का 5000 ही रहा, लेकिन यहां पर वॉल्यूम क्या होगी? पहले 5000 थी, नया 5000 ट्रेड हुआ तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी यहां पर 10000 की। ठीक है। अब इसमें एक चीज हो रहा है, जैसे आपने बोला कि इसे किसी और बायर ने खरीद लिया, तो जिसने पहले बेचा था वो भी अपनी पोजीशन अगर स्क्वायर ऑफ करेगा तो वहां पे भी तो बिक गई ना एक तरीके से। जिसने पहले बेचा था राइटर ने, उस पे आता हूं मैं, इसके बाद उस वाली कंडीशन पे आऊंगा मैं, है ना। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इस पोजीशन को ऐसे बायर्स ने खरीदा है, ऐसे बायर्स ने खरीदा है जो बायर्स की मार्केट में कोई पोजीशन है नहीं, नया है, नई पोजीशन उन्होंने खरीदी है, नया पोजीशन जनरेट किया है। तो ओपन इंटरेस्ट में चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने राइटर की पोजीशन नहीं खरीदी थी। हमको इस बात को जानना जरूरी है। कई बार हम लोग समझते हैं कि मैंने पोजीशन बेची और किसी और बायर ने खरीदा तो ओपन इंटरेस्ट बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। ओपन इंटरेस्ट तब तक नहीं बदलेगा जब तक राइटर इन्वॉल्व नहीं होगा। राइटर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट बदलने के लिए। यानी कि ये समझना क्यों जरूरी है। अब जैसे सपोज करिए कि एक्सपायरी का दिन है, राइट, तो एक्सपायरी के दिन जो वॉल्यूम जनरेट होगी वो मेजरली किस वजह से जनरेट होगी? राइटर्स के पोजीशन से एग्जिट होने के कारण, या राइटर्स के पोजीशन में नई पोजीशन बना के वापस से उससे एग्जिट होने का, ज्यादातर पोजीशन एग्जिट होने के कारण जनरेट होगी। लेकिन फ्राइडे के दिन, थर्सडे को एक्सपायरी होनी है तो फ्राइडे के दिन जो पोजीशन जनरेट होगी वहां राइटर की पोजीशन बनाने के कारण पोजीशन जनरेट होगी। तो फ्राइडे का वॉल्यूम जनरेट होना डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, और थर्सडे का वॉल्यूम जनरेट होना डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। अलग अलग दोनों के फेज हो सकते हैं, दोनों के फेजेस को समझना है। एक दिन राइटर पोजीशन बना रहा है इसलिए वॉल्यूम जनरेट हो रही है, ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। एक दिन राइटर पोजीशन से निकल रहा है इसलिए वॉल्यूम जनरेट हो रही है। तो दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, और ये रिएक्शन बड़ा मजेदार होता है जब मार्केट में उसकी हम शिफ्टिंग्स देखेंगे। धीरे धीरे मार्केट को, कोर को, हार्ट को समझेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, अब कॉल साइड में क्या हुआ कि इन्होंने ऑफर किया था और बायर्स ने क्या किया? बायर्स ने सिर्फ बॉट 3000 लॉट्स। ओके, यहां पर 5000 नहीं खरीदा बायर्स ने। बायर्स ने कितना खरीदा? सिर्फ 3000 खरीदा, 2000 एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है। तो ऐसे केस में ओपन इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा? सिर्फ 3000 का जनरेट होगा, न कि 5000 का। 5000 ऑफर किया था, जितना बायर लॉट खरीदेंगे उतना ही ओपन इंटरेस्ट जनरेट होगा, और वॉल्यूम भी कितने की जनरेट होगी? 3000 की जनरेट होगी। अब वापस से अब आपकी कंडीशन पे आ जाते हैं कि अगली कंडीशन में क्या हुआ। नेक्स्ट कंडीशन में सपोज करिए वापस से बायर्स सोल्ड 3000 लॉट्स, आपने 3000 बेच दिया उन्होंने, वापस से उन्होंने 3000 जो खरीदा था उन्होंने क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है। अब उसमें से, उस 3000 में से क्या हुआ? आउट ऑफ दैट 3000 राइटर्स बॉट 2000 लॉट्स, बायर्स बॉट 1000 लॉट। ठीक है। अब दो बातें हो गई यहां पर, दो अलग अलग लोग बाइंग कर रहे हैं। राइटर्स खरीद रहे हैं 2000 लॉट, बायर खरीद रहा है 1000 लॉट। यानी कि जो 3000 लॉट्स राइटर के मार्केट में पड़े हुए थे उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, वो बाजार से बाहर आ गया।
तो जैसे ही वो बाजार से बाहर आएगा, इसका 3000 लॉट का जो ओआई पड़ा हुआ है यहाँ पर, वो ओआई कितनी बच जाएगी? 1000, क्योंकि 2000 इसमें से कम हो गई। 2000 राइटर्स ने वापस बाय बैक कर लिया और 1000 ने बायर्स ने 1000 ने तो बायर के बायर में चल रहा है। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम कितनी जनरेट होगी? यहाँ पर वॉल्यूम 2000 इनकी जनरेट हुई, 1000 इनकी जनरेट हुई। तो वॉल्यूम पहले 3000 थी, वो वॉल्यूम 6000 हो जाएगी। तो यहां पर हमने क्या नेचर देखा? यहां पर हमने देखा नेचर की ओपन इंटरेस्ट सेम है, फिर भी वॉल्यूम बढ़ी। यहां पर हमने नेचर देखा कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, फिर भी वॉल्यूम बढ़ी। अब यहां पर हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा। यहां पर सपोज करिए कि राइटर्स ऑफर्ड 10,000 लॉट। सपोज करिए नए राइटर्स आए, उन्होंने और ऑफरिंग की, 10,000 लॉट्स ऑफर कर दिया। अब इन 10,000 लॉट्स में से क्या हुआ? इन 10,000 लॉट्स में से राइटर्स बॉट 2,000 लॉट्स। राइटर्स या बायर्स? राइटर्स, जो ऊपर राइटर्स जिन्होंने सेल कर रखा था, उन्होंने नई पोजीशन अपनी खरीद ली, मतलब पुरानी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। आउट ऑफ दैट 10,000। नहीं, ये नए राइटर्स हैं, पुराने राइटर्स? तभी तो वो खरीदेंगे ना, जो जिन्होंने ये 5,000 लॉट बेच रखा है। 10,000 जो बेचने आए हैं वो कौन से हैं? ये तो नए राइटर्स हो गए, नए राइटर्स, या मतलब वो कोई भी हो गया नया, मतलब नए लॉट्स है, वो अदर देन 5,000 है। ठीक है, 5,000 लॉट्स इन्होंने ऑफर किए। इसमें से इस राइटर की पोजीशन को राइटर भी खरीद सकता है। तो मतलब राइटर आपस में रिप्लेस हो गए, यानी कि 2000 लॉट्स किन राइटर्स ने खरीदा? जिन राइटर्स ने अपनी पोजीशन पहले से बना रखी थी, जो 5,000 बेच के बैठे हुए हैं। और बायर्स बॉट 8,000 लॉट्स। ठीक है, इसमें से राइटर्स ने 2000 लॉट खरीदा और बायर्स ने 8,000 लॉट्स खरीदा। यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन है? कि पुराने वाले राइटर में से 2000 कम हुए और नए की वजह से 2000 बढ़ गए, तो वो 5000 के 5000 बराबर रह गया, वहां कोई फर्क नहीं आया। यहां पर क्या फर्क आया? 8,000 लॉट्स नए बायर्स ने खरीद लिया, या किसी भी बायर्स ने खरीद लिया, तो 8,000 राइटर्स ऐड ऑन हुए, ना कि 10,000 ऐड ऑन हुए। क्यों? क्योंकि 2000 पुराने वाले में से निकले और नए वाले 2000 ऐड हो गए और 8,000 और ऐड हुए, तो टोटल 8,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड ऑन हुआ यहां पर। तो ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 13,000। और वॉल्यूम कितनी जनरेट होगी? पूरी 10,000 की वॉल्यूम जनरेट होगी। 2,000 यहां जनरेट हुई, 8,000 यहां जनरेट हुई, तो वॉल्यूम हो गई हमारी 20,000। तो अब हमने एक केस और क्या देखा कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो भी वॉल्यूम इंक्रीज हुई। यानी कि 3 केसेस मैं यहां पर बताना चाहता था, इसका कोर। पहला ये कि अगर वॉल्यूम स्टेबल रहे, अगर ओपन इंटरेस्ट स्टेबल रहे, कुछ भी नहीं हो, 5,000 का 5,000 ही रहे, तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो, 3,000 से 1,000 आ गया, तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। और अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। वॉल्यूम हमेशा बढ़ती रहेगी, चाहे कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी। वॉल्यूम कभी डिक्रीज नहीं होती है। बस एक फर्क होता है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में। वॉल्यूम होती है इंट्राडे और ओपन इंटरेस्ट होता है पोजीशनल। यानी कि ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कल के लिए, वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड नहीं। आज की नहीं बनेगी। नई घोड़ी नया दाम। एवरी डे 0 से शुरू होगी, हर दिन 0 से शुरू होगी और पीक एंड ऑफ द डे पर पीक तक जाएगी और वापस चली जाएगी। अब सवाल क्या उठता है? ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो अगर सपोज करिए कि ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, मान लीजिए कि यहां पर मुझे 100% ये ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए 1,73,000 दिखाई दे रहा है, और मान लीजिए कि यही मेरा रेजिस्टेंस होता, ठीक है, तो ये 1,73,000 मेरा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस तो मेरा डिसॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, दूसरी जगह। मान लीजिए यहां पर 1,73,000 आ गया तो यहां चला आएगा, जहां चला जाएगा ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाएगा, वहां चला आएगा। लेकिन वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीज होती रहती है। तो क्या वॉल्यूम की वजह से बना हुआ रेजिस्टेंस दिन भर एक ही जगह पे रह जाएगा? सवाल ये उठता है, क्या वॉल्यूम की वजह से बना हुआ सपोर्ट दिन भर एक ही जगह रह जाएगा? तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है यहां पर। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, और वो पोजीशनल है। वॉल्यूम अगले दिन सुबह फिर से 0 से शुरू होनी, किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर जनरेट हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या वॉल्यूम का बना हुआ रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता? तो जवाब है हो सकता है। उसमें क्या होगा? दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होनी शुरू हो जाए और पहली वाली को बीट करके वो दूसरी वाली की ऊपर चले जाए। जैसे यहां सामने एग्जांपल दिखाई दे रहा है, यहां 39 लाख की वॉल्यूम है, ये अपने आप में 100% है। तो 100% है, तो अब इसी को हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे देखते हैं, NSE ऑप्शन चेन।
ठीक है। और NSE ऑप्शन चेन में गए और यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर मुझे कहीं पर कोई वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दी कि ये 32 लाख की वॉल्यूम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पर ये 32 लाख का वॉल्यूम देखा तो इसको हम ऐसे नेकेड आइज से देखेंगे तो हमको सिंपल सब जगह प्लेन वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है, यहाँ 42 लाख की दिखाई दे रही है, सारे जगह प्लेन वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है। हम जज नहीं कर पाएंगे, हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे कि इसके कंपैरेटिव दूसरे जगह कितनी वॉल्यूम जनरेट हो रही है, कितना कंपैरिजन में जनरेट हो रही है। हम या तो सबको देखते फिरे हैं और परसेंटेज को हम इवेल्युएट करते फिरे, अपने दिमाग में प्रोसेस करते फिरे। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने सब पे कंपेयर लगा दिया। ओके, अब देखिए ये 100% 43 लाख की वॉल्यूम जनरेट हुई है, इसके एवज में 75% एग्जैक्ट 75% वॉल्यूम 400 पर जनरेट हुई है, ठीक है। इसके एवज में एग्जैक्ट 45% के आसपास वॉल्यूम 600 पर जनरेट हो रही है। तो कौन सी इंपैक्टफुल है, जैसे ये इंपैक्टफुल होगी येलो कलर की हो जाएगी, ओके। और जब तक इंपैक्ट नहीं डाल रही है तो ये येलो कलर नहीं होगी। अभी इंपैक्ट नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ये आपको येलो कलर की दिख रही होगी, तो उस समय इंपैक्ट कर रही थी, अभी इंपैक्ट नहीं कर रही जी। तो ऐसे ही यहां पर देखिए, अब यहां पर 39 लाख की वॉल्यूम दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस साइड में, और ये 39 लाख के एवज में यहां पर 38 लाख की वॉल्यूम है। इसकी 98% के आसपास, यानी कि लगभग दोनों रेजिस्टेंस अपने आप में बराबर दिख रहे हैं कि अगर बाजार को 500 रोकने की क्षमता रखता है, मान लीजिए मैं वॉल्यूम को ही रेजिस्टेंस कहता, तो 500 बाजार को रोकने की क्षमता रखता है, तो जितनी क्षमता 500 रखता है उतनी ही क्षमता 600 भी तो रखता है, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी एक बराबर है। 39,50,000 वॉल्यूम यहाँ जनरेट हुई है, 38,60,000। जितनी कॉल ऑप्शन की ट्रेडिंग यहाँ हो रही है उतनी कॉल ऑप्शन की ट्रेडिंग यहाँ भी हो रही है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है या सपोर्ट जनरेट कर रहा है, या अगर ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है या सपोर्ट जनरेट कर रहा है, तो दो बातें अलग अलग हो गई कि भाई रेजिस्टेंस वॉल्यूम बना रहा है या रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट बना रहा है, और सपोर्ट वॉल्यूम बना रहा है सपोर्ट। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट को और डीपली हमको समझना पड़ेगा। तो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट की प्रॉपर डेफिनेशन को समझेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस सपोर्ट की डेफिनेशन को समझने से पहले हमको पहले तो इसका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट देखना सीखना पड़ेगा। तो किसी भी जगह पर देखते हैं, तो जब सबसे पहले मैं आता हूं तो ऑप्शन चेन जब मेरे पास आया, मेरे सामने ये ऑप्शन चेन खुला हुआ है, तो सबसे पहला काम मुझे 100% वॉल्यूम और 100% ओपन इंटरेस्ट ढूंढना है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ रहा है, 100%। जैसे यहां पर 24,500 पर 100% वॉल्यूम है रेजिस्टेंस साइड में, और 25,000 पर 100% ओपन इंटरेस्ट है। लगभग 500 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में। पुट साइड में देखिए तो ओपन इंटरेस्ट 100% 25,000 पर ही है, और 25,000 पर भी वॉल्यूम भी है, दोनों एक ही प्लेस पर। मतलब सपोर्ट स्ट्रांग है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा हम सोच सकते हैं बट ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट या दोनों कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को स्ट्रांग या वीक नहीं बनाते हैं। अच्छा, फिर कैसे डिफाइन करते हो? डिफाइन करेंगे हम जब इनकी मूवमेंट्स को देखेंगे। अब यहां पर मूवमेंट्स को देखते हैं, हम अभी इंडिविजुअल मूवमेंट देख रहे हैं। अभी अगर हम इस स्ट्राइक की बात करें तो क्या इस स्ट्राइक पे अभी इस वक्त स्ट्रांग सपोर्ट है या नहीं है? इस स्ट्राइक प्राइस पर अभी स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि मैं इसे देख के तो यही बोलूंगा कि ये स्ट्रांग। हाँ, लेकिन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की वजह से नहीं है। हम जब इसके नियम को सीखेंगे तब पता चलेगा। अकेला वॉल्यूम का रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो सकता है इन द कंपैरिजन ऑफ दोनों के रेजिस्टेंस से। नहीं, जैसे सपोर्ट है फिलहाल के लिए, हाँ, क्योंकि बाजार उससे ऊपर चल रहा है और वो वहां पे नीचे की स्ट्राइक प्राइस है। ये एक्चुअली में स्ट्रांग या वीकनेस, एक्चुअल में स्ट्रांग या वीकनेस दोनों के होने की वजह से नहीं होगा। अच्छा, एक्चुअल में इनका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है उसकी वजह से स्ट्रांग या वीक होगा, क्योंकि हम तो दोनों को देख मेरे हिसाब से जितने लोग होंगे यहाँ पर जो बेसिक अभी ऑप्शन चेन को समझते होंगे, वो OI देखते हैं कहां पर मैक्स है बस, और OI से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं बस, और उसी पे वॉल्यूम देख लेते हैं। तो मैंने एक झलक में मान लीजिए अभी 24,500 पे OI और वॉल्यूम देखा, तो मैं अभी के लिए तो बोलूंगा भैया 24,500 पे सपोर्ट अच्छा है, कि मार्केट को इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, तो जितना मतलब ऑप्शन चेन को एक आम आदमी समझता है। अब इसमें मजेदार बात बताता हूँ, और आम आदमी तो इतना भी नहीं समझता। आम आदमी से ऊपर ही होता है। हाँ, एक एक्सपर्ट जो अपने आप को ऑप्शन चेन का एक्सपर्ट कहता है, वो जनरली मैं एक्सपर्ट नहीं बोलूंगा, बट जितना हमने ऑप्शन चेन को समझा है। ठीक है, तो अब एक चीज समझाता हूं मैं। एक तस्वीर हो, जिस तस्वीर में एक आदमी है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ है और वो ऐसे लेके खड़ा है। अब आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे? मुझे हरकुलस जैसा दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो कैसे भी करके बचा हुआ है, रोक रहा है अपने आप को। दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, ठीक है, कृष्ण जी भी हो सकते हैं। हाँ, कृष्ण जी भी हो सकते हैं, ठीक है, जो उठा के उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, या हो सकता है थोड़ी देर में वो दब जाने वाला है, मर जाने वाला है। स्ट्रॉन्ग तो पहाड़ी है अभी के लिए। हाँ, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जैसे ही है, जैसे मैं यही पर एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ओपन इंटरेस्ट है, मान लीजिए आप इस ओपन इंटरेस्ट के भी यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक 93% का ओपन इंटरेस्ट और है। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो कि
पहाड़ नीचे आ रहा है या बंदे का ऊपर जा रहा है। हाँ, कि ये ताकतवर कौन है? हाँ, ये 100% इस तरफ जा रहा है या 100% इधर से यहाँ आया है, दोनों में से हुआ क्या है? कृष्ण जी है कि हिल नहीं रहा है। हाँ, तो दोनों में से हुआ क्या है? ये अगर यहाँ से आया है, सोचिए कि अगर 24,400 से 500 पर आया और अगर इसका प्रेशर इस तरफ है, तब तो बाजार बुलिश हो गया ना। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ भाग रहे हैं तो मतलब ही बदल गया, पूरी बात ही बदल गई, एक्सचेंज हो गई। अगर सिर्फ हम ओपन इंटरेस्ट को देख रहे हैं, ऐसे ही ये वॉल्यूम है कॉल साइड का, कि ये वॉल्यूम है, अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो बहुत बढ़िया बुलिश मार्केट है, क्योंकि 24,500 से 24,600 पर जा रहा है, तो बुलिश मार्केट है, क्योंकि वॉल्यूम भाग रही है दूसरी तरफ। लेकिन अगर सपोज करिए कि पहले 600 पर था, बाद में 500 पर आया है, तो नेगेटिव बेरिश है। तो दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो यानी कि सबसे पहला काम हमको ये देखना सीखना पड़ेगा इंडिविजुअल वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को, कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसमें एलटीपी कैलकुलेटर पर खास बात क्या है कि जैसे ही वो इंपैक्टफुल होगी, जैसे अभी के लिए जो हमारा अभी के स्टेज में परसेंटेज हमने सेट कर रखा है वो 75% पे सेट कर रखा है। ये फेज वाइज मार्केट बदल सकता है। हो सकता है कि आज हम 75% पर इसको बेरिश मान रहे हैं, कोई ऐसा फेज आए जिसमें हम इसको 70% पर ही बेरिश मान लें, कोई ऐसा फेज आए जब हम इसको 80% पर बेरिश माने। ये डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट किस तरह के फेज में चल रहा है और उसके बाकी के ग्रीक्स बाजार में क्या बोल रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इसको पिछले लगभग 2-2.5 साल से 75% पर मान रहा हूं, लेकिन आगे चल के बाजार के सिनेरियोस बदलेंगे, तो हो सकता है कि मैं इसको 70 मानूं या 80 मानूं, डिपेंडिंग अपॉन माय कैलकुलेशंस, कि उसको हम धीरे धीरे कैसा मानेंगे, तो वो ऑटोमेटिक अभी उसको अपडेट कर लेंगे। तो जैसे ही ये 75% या उससे ज्यादा होगा, हम इस सपोर्ट को कमजोर मानना शुरू करेंगे। सपोर्ट नहीं, अभी सपोर्ट की बात नहीं, इस वॉल्यूम को कमजोर मानना शुरू करेंगे। इस वाली को? हाँ, 24,500 को? कहा कोई भी 100% वॉल्यूम। तो अगर वो 75% वहां चला गया, तो अब ये कमजोर होना शुरू हो गया और वहां पे होना शुरू हो गया। कंपेयरिंग सिखा रहा हूं मैं कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो अगर ये 100% वॉल्यूम है, इसके कंपेरेटिव कोई 75% नहीं है, तो मैं इस वॉल्यूम को अभी स्ट्रांग मानूंगा। ये नीचे स्ट्रांग लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है वॉल्यूम, कि ये स्ट्रांग है, क्योंकि इसके एवज में 75% नहीं है। और कितने परसेंट स्ट्रांग है? 74.55। ये भी याद रखने की जरूरत है हमको, कि वॉल्यूम जैसे ही ये 75 होगा, हम इसको वीक मानने लगेंगे, चाहे टॉप की तरफ चाहे बॉटम की तरफ, वो बाद में समझेंगे, लेकिन इसको हम कमजोर मानने लगेंगे। 75 पे कमजोर होना है, अभी 74.5 है, मतलब कमजोर होने के वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वो बॉटम उस तरफ है। हाँ, वो अभी सिखाता हूं मैं, वो सिखाता हूं। लेकिन अभी सिर्फ मैं इसके स्ट्रांग को बता रहा हूं कि अगर ये मजबूत है, स्ट्रांग है, तो कितने परसेंट मजबूत है? 74.5। 75 पे ये कमजोर हो जाएगा, मतलब एकदम बॉर्डर पे खड़ा है, कमजोर होने के बॉर्डर पे खड़ा है। ऐसे ही यहां ओपन इंटरेस्ट को देखिए, तो ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड WTB, तो WTB का मतलब होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम और WTT का मतलब होता है वीक टुवर्ड्स टॉप। तो पहले तो बॉटम और टॉप को समझ लेते हैं। बॉटम मतलब सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस, 21,150 क्या हो गई? बॉटम हो गई। टॉप मतलब सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस, 24,900 क्या हो गई? टॉप हो गई। तो जब भी ये वॉल्यूम का 75% इससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ ऑप्शन चेन में होगा, तो वो वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मेरी थ्योरीज को पढ़ते हैं, तो कि आपने वीक टुवर्ड्स टॉप बोला और इधर नहीं जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इधर मतलब मार्केट की बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ आ रहा है, जब बुलिश करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि किसी भी 100% के एवज में उसका 75% या उससे ज्यादा अगर उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ है, तो उसको वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे। जैसे कि हम रेजिस्टेंस का वॉल्यूम देख सकते हैं, रेजिस्टेंस की वॉल्यूम 24,500 पर 100% है, और ये इसका 97% 24,600 पर है। तो जो 600 की स्ट्राइक प्राइस है, वो 500 की स्ट्राइक प्राइस से बड़ी है। इसलिए हमने ऐसे 500 की स्ट्राइक प्राइस वाले रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस नहीं, वॉल्यूम को वीक टुवर्ड्स टॉप वॉल्यूम का नीचे लिखा हुआ है WTT। तो WTT क्यों है? क्योंकि इससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर 97% है। ऐसे ही ये सपोर्ट की जो वॉल्यूम है, या इस 24,500 की स्ट्राइक प्राइस की जो वॉल्यूम है, मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट बार बार नेचुरली बोल दे रहा हूं, बट अभी मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सपोर्ट में उसको कैसे बोल रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिए, अगले थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों बोल रहा हूं। तो 24,500 की जो वॉल्यूम है 100%, ये 74% है अभी फिलहाल, लेकिन स्ट्रांग इसको मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी 75 नहीं हुई है। जैसे ही ये 75 हो जाएगी, इसको मैं क्या कह दूंगा? WTB। ये वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फिर मार्केट की एक रेंज बड़ी हो सकती है कि वो 24,600 की तरफ ऊपर रेजिस्टेंस बना रहा है
और फिर 24,400 की तरफ जाके सपोर्ट बना रहा है। बिल्कुल, जब हम उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जब कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि मार्केट किस तरफ चल रहा है। अभी तो फिर हम लोग सिर्फ इस इंडिविजुअल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये ओपन इंटरेस्ट देखिए 94% अगर ये 75 हो जाएगा तो फिर ये स्ट्रांग ही हो जाएगा। अगर ये 75 ये 75 से नीचे चलाएगा तो ये भी स्ट्रांग कहलाने लगेगा। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि अब सपोर्ट स्ट्रांग है। हाँ, तब सपोर्ट स्ट्रांग है जब हम ये समझेंगे कि ये सपोर्ट है, जब ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का सपोर्ट। बेसिकली सर ने यहाँ पे क्या क्लैरिटी दी है उसे समझा देता हूँ कि मैंने जैसे सिर्फ OI और वॉल्यूम देखा कि इस वक्त कहाँ पर मैक्स है। हाँ, तो मान लीजिए वो 24,500 की स्ट्राइक पे अभी मुझे मिला, तो मैंने इसे बोला कि भाई वो मेरे लिए एक स्ट्रांग जोन था। बट अब उन्होंने क्या बोला कि उसके ऊपर भी अभी भी OI खड़ा हुआ है। उसके अगर हम देखें 24,400 की स्ट्राइक पे, जो कि इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस, इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर है, तो वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है और वो इसके कंपैरिजन में 94% अभी भी वहां पर है। यानी कि यहाँ 2,87,000 या 2,70,000 दोनों बहुत क्लोज नंबर्स हैं एक दूसरे के। 94% से ही पता चलता है कि बहुत क्लोज नंबर्स हैं, और ये 74% से पता चलता है अभी डिस्टेंस है, दूरी है। ये समझिए कि कुछ ऐसा है, अभी हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं समझते। एक बार ऑडियंस को मैं ये क्लैरिटी कर देता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है ये हम बताएंगे। अभी सिर्फ मैं इंडिविजुअल वॉल्यूम और इंडिविजुअल ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल वॉल्यूम स्ट्रांग कब कहलाता है, जब इसके इर्द गिर्द कोई भी 75% की दूसरी वॉल्यूम नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप तब कहलाता है जब इससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर 75% या उससे ज्यादा की वॉल्यूम हो। और कोई भी इंडिविजुअल ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम तब कहलाता है जब उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर 75% या उससे ज्यादा की ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम हो। तो तीन बातें हुई कि एक तो स्ट्रांग हो गया जब 75% उसके इर्द गिर्द नहीं है, दूसरा वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ इंडिविजुअल वॉल्यूम या इंडिविजुअल ओपन इंटरेस्ट जब उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर दूसरी कोई वॉल्यूम है 75% या उससे ज्यादा, और वही इंडिविजुअल ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम तब हुआ जब उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर कोई भी दूसरी 75% की वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट है। अब इसको कंबाइन करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कब? अगले एपिसोड में। क्या बात है। तो आज इस वीडियो में जो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑप्शन चेन पर, OI वॉल्यूम, इनका रोल्स कैसे जनरेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इंटरनेट पे आपको कोई इस तरीके से सिखाएगा कि OI कैसे जनरेट होता है, वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है। तो इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हो, इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। इनफैक्ट आई होप आप नोट्स बना रहे होगे जिससे ये चीज़ें आपके ना दिमाग में छप जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। तो आप नोट्स बनाइए। आपने हो सकता है पहली बार वीडियो देखा हो, आपने नोट्स नहीं बनाया, दोबारा देख लो, फ्री में अवेलेबल है। आप 10 बार देखो, बट चीज़ों को समझो, क्योंकि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हो और आप ऑप्शन चेन को नहीं समझ रहे, आप वॉल्यूम को नहीं समझ रहे, आप OI को नहीं समझ रहे, तो आप फिर क्या करने आ रहे हो मार्केट में? ज्यादातर लोग मार्केट में सिर्फ सट्टा करने आते हैं। तो आई होप आप उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते। सो मेक योर नोट्स, अपने आप को क्लैरिटी दो किसी चीज के अंदर। अगर आपको लगता है यार मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो व्हाई नॉट वी लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स। और इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल भी नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि आपको ना पेड लेवल कंटेंट फ्री में मिल रहा है। सो वॉच द कंप्लीट वीडियोस। इसकी पूरी सीरीज हमने बनाई हुई है, तो पूरी सीरीज की आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर, आई बटन पर जाके पूरी सीरीज देखिए। सर के वेबिनार्स होते हैं, पेड वेबिनार होते हैं संडे को, बट हमारे चैनल के ऑडियंस के लिए वो फ्री मिल सकते हैं। जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड को आप यूज कर सकते हो। जो वेबिनार का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। तो आप जब वेबिनार के लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको सिंपली प्रोमो कोड अप्लाई करना और आपके लिए वेबिनार फ्री हो जाएगा। इस संडे, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कभी भी वीडियो देख रहे हो, हर संडे वेबिनार्स होते हैं और सर खुद लेते हैं। तो आप उन वेबिनार्स को अटेंड करो जिससे आपको उस टाइम पर जो मार्केट चल रही है उन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिले। और सर के चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आई होप आप मिस नहीं करना चाहते और आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते। सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि ये वीडियोस फ्री में आपको मिल रही हैं तो बहुत सारे लोगों के काम आ सकती हैं। अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकती हैं तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए। सी यू। और आपके अगर कुछ सवाल है तो कमेंट में जरूर बोलना। इनफैक्ट अगर आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर चाहिए तो लिख दीजिएगा यस वी वांट द नेक्स्ट वीडियो। सिंपली नेक्स्ट वीडियो भी लिखेंगे तो कमेंट आपका मिल जाएगा, हमें पता लगेगा कितने एक्साइटेड हैं आप। सो यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।